मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 47वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और केमिकल काइनेटिक्स सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। शुरू के दो वीडियो लेक्चर जो आपने सुने होंगे उसमें मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, रेट इक्वेशन क्या है, ये सारी चीज़ें बताई थी। और उसके बाद दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है ये देखा था। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी काइनेटिक्स क्या है और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं रिएक्शंस के, और उनके उदाहरण देखेंगे हम। तो आइए इस लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। मुख्य रूप से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या हैं, काइनेटिक्स क्या होती है और कौन कौन से गुण होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के उदाहरण देखेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसा कि आपको मालूम है कि मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए बनाता है प्रोडक्ट बी, और यदि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो अगर इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को हम मान लीजिए एक्सपेरिमेंटली संपन्न करवाते हैं और इसके बाद इसका रेट इक्वेशन लिखते हैं, तो वो रेट इक्वेशन क्या होगा, रेट dx अपॉन dt बराबर होगा K1 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। तो यहाँ पे देखिए आप, A की पावर चूंकि 1 है इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। और आपको मालूम है कि रेट इक्वेशन का अर्थ होता है एक ऐसा इक्वेशन जो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया हो, स्थापित किया गया हो, और किस किस के बीच में संबंध बताता है, रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में। तो इसमें जो पावर होता है, घात होता है, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। और यहाँ पे जो K1 है ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है। यहाँ एक ही जो रिएक्टेंट है हमने एक ही लिया था। अब मान लीजिए जो रिएक्शन है A प्लस बी बनाता है C, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, एक A का मॉलिक्यूल भाग ले रहा है और एक B का, और प्रोडक्ट C बन रहा है। और यदि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं रेट इक्वेशन के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि रेट बराबर हो K1 A B रेज टू पावर 0। B रेज टू पावर 0 का मतलब होता है कि किसी भी अगर संख्या में घात शून्य है तो वो एक हो जाती है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब यहाँ पावर एक ही है। ऐसा भी हो सकता है कि रेट इक्वेशन आप निकालें और आप पाएं कि dx अपॉन dt बराबर होता है K1 A रेज टू पावर 0 B1। इसका मतलब ये हुआ कि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है रिएक्शन का, परंतु B के रिस्पेक्ट में 1, इसलिए टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1। या ये भी हो सकता है K1 A रेज टू पावर 0.8 B रेज टू पावर 0.2 एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या होगा कि A के रिस्पेक्ट में इस अभिक्रिया का ऑर्डर क्या है, 0.8 है, और B के रिस्पेक्ट में है 0.2। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 0.1। तो इस प्रकार से बहुत सी संभावनाएं हैं जिनको लिखा जा सकता है। और इस प्रकार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अपन परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कंसंट्रेशन जो टर्म्स हैं रिएक्टेंट्स की, ए बी सी डी इत्यादि जो भी हों, उनके घातों का मतलब पावर्स का जो योग है वो कितना होना चाहिए, वो एक होना चाहिए। तो अगर सारे पावर्स को हम जोड़ें और एक आता है तो रिएक्शन कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए इसकी काइनेटिक्स क्या है। ए बनाता है, मान लीजिए एक रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन है, ए बनाता है प्रोडक्ट बी, और सपोज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर t बराबर 0 है, मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो उस समय A की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट A की जो सांद्रता है प्रारंभिक, वो अपन ने स्मॉल a मानी है यहाँ पे। और चूंकि रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो जो प्रोडक्ट B है उसकी कंसंट्रेशन 0 है। और मान लीजिए t समय के बाद, t समय के बाद मतलब आधे घंटे, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद इत्यादि, t समय के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x हो जाती है। अब चूंकि प्रोडक्ट x बन गया है इसलिए रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन जो स्मॉल a थी
वो कम हो जाएगी, ए माइनस एक्स हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो उसका रेट इक्वेशन क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के वन ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन है टी समय के बाद अभिकारक की बची हुई, और इसका घात एक है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। के वन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब इस इक्वेशन को आप चाहें तो रीअरेंज करिए, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स को यहाँ ले आइए, डी टी को यहाँ ले आइए, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि 1 अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स, के वन बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट के, इसका इंटीग्रेशन टी प्लस कैपिटल के, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट के है। अब इसका मान अपन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अगर t बराबर 0 होगा मतलब रिएक्शन शुरू नहीं होगी तो क्या होता है, ये 0 हो जाएगा और x का मान भी 0 हो जाएगा। इसलिए क्या आ जाएगा, कैपिटल के बराबर माइनस नेचुरल लॉग ए। तो अब यहाँ पे रख दीजिए आप, माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स ऑलरेडी है, के वन टी वैसे ही का वैसा है, कैपिटल के की जगह लिख दीजिए माइनस नेचुरल लॉग ए, फिर ए को यहाँ ले आइए, तो सिंपल इक्वेशन हो जाता है नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के वन टी। अगर चाहें आप तो इसको कॉमन लॉगरिथम में चेंज कर सकते हैं, 2.303 से गुणा करेंगे अपन, तो इक्वेशन हो जाएगा 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के वन टी, या के वन का मान अगर आप निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। और ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का ये मान बताता है। आप चाहें तो इसकी यूनिट भी इससे के वन की आप निकाल सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम इसके, पहले देखेंगे के वन की यूनिट। के वन बराबर हमने अभी देखा 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स है। तो अब चूंकि ए और ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन की यूनिट्स हैं तो ये कट जाएंगी, जो भी इकाइयाँ होंगी, इसलिए के वन की इकाई क्या हो जाएगी या यूनिट क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी मतलब टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। फिर हम देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड आपको मालूम है, हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ से दर्शाते हैं, और ये वो समय होता है जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है। मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी खर्च हो जाती है प्रोडक्ट में और आधी बच जाती है। अब आपको मालूम है कि 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के वन टी होता है, तो टी को टी हाफ रख दीजिए, तो चूंकि हाफ लाइफ पीरियड अपन देख रहे हैं तो x बराबर ए अपॉन टू हो जाएगा, मतलब आधा प्रोडक्ट बना है और आधा अभिकारक बच गया है। तो यहाँ आप a माइनस ए अपॉन टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएंगे, log 2 ऊपर आ जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा आपका टी हाफ बराबर 2.303 लॉग ए अपॉन टू, ए और a कैंसिल हो जाएंगे, 2 ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये इक्वेशन ये हो जाएगा कि टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन के वन। इस के वन को आप नीचे ले आएंगे तो इक्वेशन हो जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के वन, और ये 0.693 कहाँ से आ गया, क्योंकि log 2 बराबर होता है 0.693। इसका ये मतलब हुआ के वन कांस्टेंट है तो टी हाफ भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये भी स्थिरांक है ये भी स्थिरांक है तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि जो हाफ लाइफ पीरियड है ये किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन ए पे डिपेंड नहीं करता। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं उनकी जो रेट होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी रेट डबल हो जाएगा, अगर ए को 3 गुना बढ़ा देंगे तो रेट भी 3 गुना बढ़ जाएगी, परंतु हाफ लाइफ पीरियड ए पे डिपेंड नहीं करता। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है परंतु उसका हाफ लाइफ पीरियड प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो उसको इस तरह से अपन सिद्ध कर सकते हैं।
फिर रेट ऑफ रिएक्शन, अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसके समानुपाती होती है। कंसंट्रेशन को 10 गुना बढ़ाएंगे आप, रेट भी 10 गुना बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन को आधा कर देंगे आप, रेट भी आधी हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें ये गुण होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये बेसिक इक्वेशन है 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर k1t। अगर इस इक्वेशन को देखें अपन तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स के रूप में है। ये m हो गया, ये x हो गया, ये y। इसका मतलब ये हुआ कि 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स अगर हम y एक्सिस में लें, समय को हम लें x एक्सिस में, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इसका स्लोप अगर हम निकालेंगे तो वो k1 के बराबर होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो प्लॉट है जैसा अभी हमने देखा उसको दूसरे ढंग से भी हम खींच सकते हैं। देखिए कैसे। अभी बीच में एक इक्वेशन आया था नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1t, है ना। अपन ने जब इसको लॉग में चेंज किया था तो 2.303 से गुणा कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को एलोबरेट कीजिए। लॉग a अपॉन b बराबर होता है लॉग a माइनस लॉग b, तो नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स बराबर k1t। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस k1t प्लस नेचुरल लॉग a। तो आप क्या करेंगे, इस k1t को यहाँ ले आएंगे और नेचुरल लॉग a माइनस एक्स को यहाँ ले आएंगे, तो इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, है ना। तो ये इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इसको ले लें y एक्सिस में और समय t को ले लें आप x एक्सिस में, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विथ नेगेटिव स्लोप, और ये स्लोप बराबर होगा माइनस k1 के। तो ये एक दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कि नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स को आप लें अगर y एक्सिस में, t को इसमें x एक्सिस में, तो एक नेगेटिव स्लोप के साथ हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और स्लोप बराबर माइनस k1 होता है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के उदाहरण। पहला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन। एक्चुअली हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ देखिए भाग ले रहा है, और ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होगा, H2O2 H2 प्लस O बनाएगा और दो ऑक्सीजन मिलके आपस में ये बना लेते हैं O2। ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, ये बहुत फास्ट होती है, और काइनेटिक्स में चूंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दो एटम मिलके ऑक्सीजन का अणु बनाएंगे बड़ा, और एटम की जो रिएक्टिविटी है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बड़ी फास्ट रिएक्शन होती है। और काइनेटिक्स में हमेशा याद रखिए कि जो स्लो स्टेप होती है वही रेट का निर्धारण करती है। अब ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और चूंकि यहाँ एक ही मॉलिक्यूल भाग ले रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इसलिए रेट बराबर होगा k1 H2O2। अब आप देखिए यहाँ पे चूंकि घात 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 का डिकम्पोजिशन। इसमें देखिए NH4NO2 बनाता है N2 प्लस ट्वाइस H2O, और इसको अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें लैब में आप, तो आप देखेंगे कि रेट इक्वेशन dx अपॉन dt मतलब रेट बराबर k1 NH4NO2 आता है। तो रेट किस पे डिपेंड कर रही है, केवल अमोनियम नाइट्राइट की सांद्रता पे, और इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसको डबल करेंगे रेट डबल हो जाएगी, इसको 4 गुना करेंगे रेट 4 गुना हो जाएगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक उदाहरण हो गया। इसी तरह से नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डिकम्पोजिशन भी दो स्टेप में होता है। N2O5 ट्वाइस NO2 और O बनाता है, दो ऑक्सीजन के एटम मिलके O2 बनाते हैं। चूंकि ये फास्ट स्टेप है ये स्लो, और ये स्लो स्टेप ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इसलिए ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इसका रेट इक्वेशन बराबर हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर k1 N2O5, मतलब केवल रेट इस पे डिपेंड करेगी N25 की सांद्रता पर जिसकी घात 1 होगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
अब ये सारे के सारे रिएक्शंस में आपने देखा कि केवल एक ही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का भाग ले रहा है, इसलिए यह ये पूरे ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन क्या है। तो अभी आपने देखा कि ये यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन तो है ही और इनका ऑर्डर भी एक है, पर अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे रिएक्शंस की जिनको हम आभासी यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। मतलब दिखते तो वो ऐसा है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हैं, परंतु उसमें दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के भाग लेंगे, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के जरूर भाग लेते हैं, परंतु वास्तव में वो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन होते हैं, इसलिए उनको आभासी यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। तो इनका ऑर्डर फर्स्ट होता है और दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के भाग लेंगे, परंतु वो ऑर्डर उनका एक ही होगा। जैसे मिथाइल एस्टेट का हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। तो जल अपघटन में क्या होता है, पानी का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। तो देखिए आप, ये मिथाइल एस्टेट है प्लस H2O क्या बना लेगा, एस्टिक एसिड और अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो इस रिएक्शन में आप देखें ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर आप देखेंगे रिएक्शन के इक्वेशन को, तो एक मॉलिक्यूल इसका भाग ले रहा है और एक वाटर मॉलिक्यूल, तो ऐसा लगता है कि ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, इसकी मॉलिकुलरिटी 2 है। पर वास्तव में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो है, परंतु फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने का कारण ये है कि चूंकि पानी की जो सांद्रता है, अमाउंट है, वो इतना ज़्यादा होता है एक्सपेरिमेंट में कि प्रैक्टिकली इसमें कोई चेंज नहीं होता। और अपन मान सकते हैं कि पानी की जो कंसंट्रेशन है वो लगभग कांस्टेंट बनी हुई है पूरे रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस के दौरान। इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट है वो केवल और केवल डिपेंड करता है एस्टर मिथाइल एस्टेट की कंसंट्रेशन के ऊपर। इसलिए ये रेट इक्वेशन होगा, यहाँ घात 1 है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक उदाहरण है, और इसको सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस भी कहा जाता है। इसी तरह से तो सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस का कारण यह है कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, तो बाय मॉलिकुलर रिएक्शन होना चाहिए, परंतु वास्तव में एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पे आपने देखा वाटर मॉलिक्यूल की, और वो लगभग स्थिर बनी रहती है पूरे रिएक्शन के दौरान। इसलिए ऐसे रिएक्शंस को सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस कहा जाता है। इसी तरह से केन शुगर का इन्वर्शन, केन शुगर की हाइड्रोलिसिस या एसिडिक मीडियम में फास्ट हो जाती है। तो C12H2211 केन शुगर है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का एक एक मॉलिक्यूल बनते हैं। ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन का उदाहरण है। हालांकि दो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, बायोमॉलिकुलर होना चाहिए, परंतु इसकी मॉलिकुलरिटी एक इसलिए होती है क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट बनी रहती है। तो इसका जो रेट इक्वेशन है वो dx/dt बराबर ये होगा। इसका मतलब होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और केवल ये केन शुगर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण है। फिर रेडियो एक्टिव डिके, ये एक बड़ा कॉमन और बड़ा फेमस एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, डिके को अपन एक्टिविटी भी कहते हैं, रेट ऑफ डिके को, और उसको पहले अपन देखें कैसे परिभाषित करेंगे उसको। तो यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकंड में जितने एटम रेडियो एक्टिव एटम डिके होते हैं वो कहलाती है एक्टिविटी या रेट। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स जो डिके हो रहे हैं कैपिटल N है, तो हम लिख सकते हैं कि रेट या एक्टिविटी बराबर -dN/dt इक्वल्स टू K1N। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे ये डिके प्रोसेस आगे बढ़ती है, जो रेडियो एक्टिव एटम्स हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। तो -dN/dt इक्वल्स टू K1N, N है नंबर ऑफ एटम्स जो कि डिके हो रहे हैं यूनिट टाइम में। अब इसको आप देखिए, तो N को यहाँ ले आइए, dt को यहाँ ले आइए, इंटीग्रेशन करिए, तो ये इक्वेशन हो जाएगा जैसे पहले आया था। K1 यहाँ रेट कांस्टेंट है। फिर इसका मान निकालने के लिए t बराबर 0 होता है, तो n बराबर है n0। n0 मतलब रेडियो एक्टिव डिके प्रारंभ होने के पूर्व नंबर ऑफ एटम्स
जैसे वहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन आई थी वैसे यहाँ इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स है N0। तो आप अगर यहाँ पे मान रखेंगे इसका तो इस तरह से नेचुरल लॉग n बराबर -k1t नेचुरल लॉग N0 आ जाएगा, क्योंकि जब t बराबर 0 होता है तो n बराबर N0 हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ये इक्वेशन आपको मिलेगा नेचुरल लॉग n अपॉन N0, चूँकि ये यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इक्वल्स टू -k1t। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए यहाँ पे। या इसी क्वेश्चन को अपन लिख सकते हैं n बराबर N0 इंटू ई रेस टू पावर -k1t। ये एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे आ जाएगी और इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर समय t और n के बीच में आप ग्राफ खींचेंगे तो एक्सपोनेंशियल कर्व आपको प्राप्त होगा, जैसा अभी आप देखेंगे। परंतु अगर इसको लॉगरिथम फॉर्म में हम लेंगे तो हम लिख सकते हैं log n अपॉन N0 2.303 से गुणा कर देंगे तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा ये, माइनस k1 अपॉन 2.303 है यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा ये इंटू टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। और इसका सीधा मतलब ये होगा कि अगर आप log n अपॉन N0 t के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन और उसका नेगेटिव स्लोप होगा। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ हमने ये दोनों इक्वेशन लिख लिए, n इक्वल्स टू N0 ई रेस टू पावर -k1t, और एक लॉगरिथम फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख लिया। अब n को आप लीजिए y एक्सिस में और t को लीजिए x एक्सिस में। देखिए एक्सपोनेंशियली ये नंबर ऑफ एटम्स कम होते जा रहे हैं, परंतु अगर नेचुरल लॉगरिथम के रूप में इस इक्वेशन को हमने जैसा यहाँ लिखा है, इसको y एक्सिस में लीजिए, t को आप लीजिए x एक्सिस में, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी नेगेटिव स्लोप के साथ और ये नेगेटिव स्लोप बराबर होगा -k1 के। तो इस प्रकार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को इस तरह से अपन व्यक्त कर सकते हैं। अगर लॉगरिथम फॉर्म में करेंगे तो कन्वीनियंटली वो किया जाता है, इसलिए क्योंकि कन्वीनियंस के लिए तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और अगर नंबर ऑफ एटम्स और समय के बीच में या कंसंट्रेशन और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली कम होती जा रही है। इस प्रकार ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। थैंक यू सो मच। और अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस पर आधारित होगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से आपका बहुत बहुत आभार।